How are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to teach 6th lesson of science and part of biology, and the name of chapter is the fundamental unit of life. And today our topic is cell. So we will discuss about in this video what is cell and what is the definition of cell, who is the discovered the cell. So let's start this video. सबसे पहले आपका दिया गया है, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सेल होता क्या है, डेफिनेशन इसके पहले जानना है। तो यहाँ दिया गया है कि अगर सेल की डेफिनेशन हम जानेंगे तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल होता है वो लाइफ की क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी इकाई होती है। तो यहाँ से हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया कि अगर कोई आपसे पूछता है कि सेल क्या है, व्हाट इज द सेल, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट आपका आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि दिया गया है कि अगर रॉबर्ट हुक, जैसे जनरली आपसे कोई भी पूछता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपके आंसर्स क्या आते हैं, रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में। लेकिन अगर नॉन लिविंग और लिविंग का केस पूछा जाए आपसे, तो नॉन लिविंग के केस में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन वहीं पर अगर आपसे लिविंग के केस में पूछा जाए, इन द केस ऑफ लिविंग, तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लेवेनहॉक ने की थी 1674 में। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस हो गए कि हु इज डिस्कवर्ड बाय सेल, सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगर नॉन लिविंग का केस पूछा जाए, तो नॉन लिविंग पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन इन केस ऑफ लिविंग देखा जाए तो लेवेनहॉक, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक इनका पूरा नाम है, इन्होंने 1674 में सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि सेल थ्योरी। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि डेफिनेशन क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, नॉन लिविंग एंड लिविंग। नेक्स्ट पॉइंट है सेल थ्योरी। सेल होता क्या है ये तो आपको पता चल गया, सेल थ्योरी क्या है, कैसे सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, थ्योरी किसने दी थी। तो सबसे पहले आपका होगा कि सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की थ्योरी दी थी। और ये थ्योरी क्या था, सर थ्योरी में आपको मिलेगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये इन्होंने थ्योरी दी थी, स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट थे। तो स्लाइडेन जो है ये प्लांट के केस में, यानी कि प्लांट सेल के लिए एक सेल थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। तो ये 1838 में इन्होंने दिया था सेल थ्योरी इन द केस ऑफ प्लांट। लेकिन वहीं पर अगर स्वान की बात करते हैं तो वो इन द केस ऑफ एनिमल्स सेल थ्योरी इज प्रोवाइडेड इन 1839, ठीक है। अब थ्योरी आपका जो मिला है ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मीन्स जान लीजिए कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है कि कोई भी सेल्स, डायरेक्टली आप कह सकते हो कि सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि कोई भी अगर सेल है तो एक दूसरे का सेल, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम स्ट्रक्चर से देख ले कि अगर मान लीजिए कोई एक सेल, और इससे क्या होता है एक नया सेल का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो क्या होगा कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि अगर ये सेल्स बन रहे हैं तो ये कहाँ से बन रहे हैं, अपने पेरेंट सेल से डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि जो ओमनी सेलुला ई सेलुला है, इसका मीन हो गया कि एनी सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि कोई सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग यानी पुराने सेल से क्या होता है, अराइज होता है, यानी उत्पन्न होता है। यही क्या है इनकी सेल थ्योरी है स्लाइडेन और स्वान की, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर सेल से ही हम देख लेते हैं कि अगर सेल की बात करते हैं तो इस वर्ल्ड में या इंडिया में या इस अर्थ पर देखें तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है, बिल्कुल बेस मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप लोग सेल जो पढ़ रहे हो सेल का बेस जान लीजिए कि सेल है क्या, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, इसके बारे में। फिर अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ दिया गया है कि लार्जेस्ट सेल, ठीक है। अगर ऑल ओवर पूछा जाए आपसे कि लार्जेस्ट सेल, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। वहीं पर अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछता है तो स्मॉलेस्ट सेल आपका क्या हो जाएगा, PPLO। अब इसका फुल फॉर्म आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PPLO, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऐड करोगे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। अब यहाँ पर आपका PPLO अगर दिया गया है, इसका एक और नाम है, जैसे कि अगर हम प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो वहां पर हम इसको एक टर्म देते हैं, ठीक है, जोकर ऑफ
प्लांट किंगडम, ठीक है। यानी कि प्लांट किंगडम का क्या है, जोकर है, जोकर माना जाता है, पीपीएलओ को कहा जाता है। और पीपीएलओ का फुल फॉर्म हो गया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया आपका कि लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए कि सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है, तो इसमें आपका आंसर आता है फीमेल ओवम। यानी कि जो ओवम है, यानी कि फीमेल के केस में मेल और फीमेल, मेल में ओवम का फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए कि अगर मेल है तो मेल में ओवम का फॉर्मेशन क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है इन द केस ऑफ ह्यूमंस बॉडी। तो नेक्स्ट आवर पॉइंट इज स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस बॉडी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ह्यूमंस बॉडी है, इसमें हम स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पर्म सेल्स। जो ये क्या होता है स्पर्म सेल, ये मेल के केस में पाया जाता है और ये स्पर्म का शेप ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका स्पर्म है, यहाँ मिडिल पीस पाया जाता है और यहाँ टेल लाइक रीजन्स पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रल पार्ट होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। तो ये मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि स्पर्म है क्या। जनरली ये स्पर्म सेल्स होता है, इन द केस ऑफ ह्यूमंस बॉडी ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया गया है कि लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमंस बॉडी में सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नर्व शेल। यानी कि जो आपकी बॉडी में क्या होता है, पूरी तरह स्प्रेड फॉर्म में पाया जाता है, ब्रेन से लेकर आपके लेग के टिप पोजीशन पर क्या होता है, ये नर्व्स बिल्कुल ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसलिए हम इसको लॉन्गेस्ट सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज दिया गया है आपका कि सेल्स में, जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी अगर सेल है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं सेल के। तो वो क्या करते हैं, अपना अपना फंक्शन करते हैं, तो सबका अलग अलग फंक्शन है। तो इसमें हम देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गेट कीपर ऑफ सेल, यानी कि गेट कीपर, सेल का गेट कीपर कौन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। एक एक आपको टर्म दिया गया है, ये टर्म इजीली आपको बुक में प्रोवाइड नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको सेल के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको दे रही हूँ और ये बहुत ही आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ दिया गया गेट कीपर ऑफ द सेल, किसे कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा सेल है तो ये क्या करता है, इसके सराउंडिंग पोजीशन पर, यानी कि ऐसे ही क्या होता है, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है और इसको सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल्स को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गेट कीपर ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का पावर हाउस किसे कहेंगे। पावर हाउस का मतलब कि जहाँ पर एनर्जी है, जैसा कि मान लीजिए कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसे अपने वर्क को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो एनर्जी के लिए हम पावर हाउस, यानी कि जहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन है या स्टोरेज है, हम किसे कहेंगे, सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन प्लस स्टोरेज दोनों होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और यही एटीपी क्या होता है, ब्रेक करके हमारी बॉडी में टूट जाएगा, ऐसे ब्रेक करके, और इन द फॉर्म ऑफ एडीपी प्लस आई, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या हो जाता है, ब्रेक करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीज आपको दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर सेल है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो इसमें आपको एक टर्म मिला कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर सेल है तो सेल क्या होता है कि एक से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन धीरे धीरे सेल की जो वैलिडिटी होती है वो भी समाप्त होती जाती है। तो जो मान लीजिए कि सेल अगर है तो वो डेथ कर जाता है, तो डेथ करने के बाद वो जाता कहाँ है, जैसे कि रियल में आप लोग देखते हो, रियल लाइफ में कोई भी इंसान अगर लाइव है तो लाइव करता है तो इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहा है। और अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, अगर वो डेथ कर जा रहा है तो डेथ करने के बाद हम कहाँ रखते हैं उसको, ग्रेव में ले जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरह सेल की भी बात करते हैं, तो सेल क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि सेल जो अगर डेथ कर जा रहा है तो वो कहाँ पर जाता है, ठीक है। इसके लिए आपका आंसर आएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि सेल की अगर डेथ होती है तो डेथ होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, लाइसोसोम्स में। लेकिन इन द केस ऑफ अगर देखा जाए एनिमल्स में, तो एनिमल्स में हम स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। स्प्लीन को बोलेंगे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी।
अगर मान लीजिए कि अगर ह्यूमंस के केस में देखा जाए, इन द केस ऑफ ह्यूमंस, तो यहाँ पर जो आरबीसी पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, उनकी अगर डेथ हो जाती है, क्योंकि आरबीसी का आप तो जानते हो कि जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डेज होता है। तो 120 डेज के बाद ये क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो डेथ करने के बाद ये जाते कहाँ हैं, तो एक आपके बॉडी में एक ऑर्गेनल्स पाया जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्लीन, और इसी स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसमें आरबीसी क्या कर जाते हैं, 120 डेज के बाद डेथ हो जाती है और ये स्प्लीन में जाकर स्टोर होते जाते हैं। तो ये हो गया आपका एनिमल के केस में। लेकिन अगर प्लांट के केस में देखा जाए तो सुसाइडल बैक ऑफ द सेल अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट वन इस दिया गया है आपका स्केलेटन ऑफ द सेल, यानी कि मान लीजिए कि कोई अगर सेल है तो उसका स्केलेटन, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन का फॉर्म या उसका यूज क्या है। अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, सपोज कि यहाँ कोई ह्यूमन बॉडी है ऐसे, तो ह्यूमन बॉडी क्या करता है, किसी भी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा प्रोवाइड करता है। उसी तरह यहाँ पर अगर सेल है तो सेल के लिए स्केलेटन का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है कि कोई अगर सेल है तो उसको शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम किसी भी सेल को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये ह्यूमन बींग्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये अगर एनिमल्स हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम शेप के बेस पर भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्केलेटन ऑफ द सेल कौन सा हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसी तरह अगर मान लीजिए सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं तो सारे को एक ही टर्म पर हमने आपको बताया कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहेंगे, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इस तरह करके हमने आपको सेल्स के लिए बहुत ही बेसिक पॉइंट्स बताया है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।